क्या ज़ोहरान ममदानी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक नायाब मिसाल साबित हो सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ज़ोहरान ममदानी भारतीय मुसलमानों के लिए एक प्रेरणा साबित हो सकते हैं? और उससे भी बड़ी बात, क्या ज़ोहरान ममदानी जैसी शख्सियत भारत में संभव है? क्योंकि पिछले 11 सालों में अगर हमने कुछ देखा है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पढ़े लिखे मुसलमानों पर भी प्रहार किया जा रहा है। कई ऐसे पढ़े लिखे मुसलमान हैं जो पिछले 4 सालों से जेल में हैं। उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया गया। इनफैक्ट ऐसे मुसलमान जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनके परिवार के सदस्यों को अलग अलग केसेस में फंसाया जाता है। नतीजा यह कि आज की तारीख में वो मजबूर हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने के लिए। ऐसे में क्या ज़ोहरान ममदानी की जो शख्सियत है वो भारत के मौजूदा हालात में संभव है? सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में या जो मुसलमान ज़ोहरान ममदानी को एक मिसाल के तौर पर देखते हैं, वो एक बात भूल जाते हैं। चाहे ज़ोहरान ममदानी हो या एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों में समानता यह नहीं है कि ये दोनों मुसलमान हैं। इन दोनों में समानता यह है कि ये दोनों पढ़े लिखे हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई पर कोई सवालात नहीं है। यानी कि अगर वो राजनीति में ना होते या एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ना होते, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम तो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक थे, राष्ट्रपिता थे। ज़ोहरान ममदानी अगर न्यूयॉर्क के मेयर ना होते, तो ये ना भूलें दोस्तों, वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते और सलीके से कर रहे होते। यानी कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, रूढ़िवादी विचार रखने से या फिर अपने समुदाय के लोगों को भड़काने से आप एक हद तक आगे बढ़ सकते हैं। एक खास समुदाय के एक खास तबके में अपना मुकाम बना सकते हैं, मगर उसके बाद नहीं। और खासतौर से भारत जैसे देश में, जहां पर पढ़ा लिखा होना भी भारतीय जनता पार्टी की निगाह में गुनाह है। क्योंकि हम देख चुके हैं पिछले 11 सालों में कि जिन लोगों की शिक्षा पर सवाल है, जिन लोगों की डिग्री पर सवाल है, उन लोगों ने देश का क्या हश्र कर दिया है। लिहाजा सिर्फ मुसलमान होना पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा नहीं हो सकती। उसके साथ बहुत जरूरी है कि आप देश की मुख्य धारा का हिस्सा बनकर साहस के साथ देश के मुद्दे उठाते रहें। और जैसे मैंने बताया, आपकी शिक्षा भी कई लोगों के लिए मिसाल हो। हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों, हाल ही में जब दिल्ली के लाल किले में धमाका हुआ था, तो उसमें कई डॉक्टर्स का नाम सामने आया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोग रिहा भी हो गए। और सबसे बड़ी बात, 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट एक डॉक्टर के पास पहुंचता है और वहां से वो लाल किले पहुंचता है और फिर धमाका होता है। इसे अंजाम देने वाले डॉक्टर्स थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मौका मिल गया ये कहने का कि ये लोग पढ़ लिख भी जाएं तब भी यही हरकतें करेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुसलमानों पर प्रहार करने के लिए इस लाल किले के धमाके की जरूरत नहीं थी। आपकी स्क्रीन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इससे पहले भी कई विवादास्पद बयान मुसलमानों के बारे में देते रहे हैं। यह मत भूलिए किस तरह से झारखंड के चुनाव में इन्होंने लगातार भड़काऊ बातें कही थी, और फिर लाल किला का धमाका होता है और फिर यह बयान वो देते हैं। सुना जाए। सिखाया जाता था कि अगर लोग एडुकेटेड होगा, एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा। लेकिन आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है, वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं, वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है, कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। और ये जो बात हमें बताया गया था कि एडुकेशन होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं। एडुकेटेड होने से वो लोग और ज्यादा बम बनाएगा अगर मन में खोट है। तो कहने का अर्थ साफ है, सिर्फ शिक्षित होना भारत के अंदर आपको मुख्य धारा में जगह नहीं देगा। क्योंकि शिक्षित तो उमर खालिद भी थे,
मगर आप जानते हैं पिछले 4 से 5 सालों में उमर खालिद जो हैं वो जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। इनफैक्ट उमर खालिद वो शख्स हैं जो अक्सर संविधान की बातें किया करते थे। मगर यहां पर भी कुछ लोग गलती कर देते हैं। कुछ लोग उमर खालिद की तुलना ज़ोहरान ममदानी से कर देते हैं, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी पर भी आप निगाह डालें तो ज़ोहरान ममदानी भी अमेरिका की जो मुख्य धारा की सोच है उससे बहुत जुदा होकर अपनी बात नहीं रखते हैं। वो फलस्तीन का मुद्दा उठाते हैं, मगर उसका मतलब यह नहीं कि फलस्तीन के अंदर जो अतिवादी संस्थाएं हैं वो उनका भी साथ दें। मसलन आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो थे और यहां पर उनसे फलस्तीन पर सवाल पूछा गया। यहां पर उन्होंने फलस्तीन के अंदर किसी अतिवादी सोच का समर्थन नहीं किया। उन्होंने जवाब यह दिया कि हम जो इस्राएल की मदद कर रहे हैं, हम जो इस्राएल का साथ दे रहे हैं, उसका बुरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यानी कि यहां पर भी ज़ोहरान ममदानी ने अर्थव्यवस्था का सहारा लिया ट्रंप की फलस्तीन नीति पर प्रहार करने के लिए। वो इस देश की कमजोर नब्ज को समझ रहे हैं, वो मामले को भटकाना नहीं चाहते हैं, वो बहुत ही समझदार हैं इस लिहाज से। लिहाजा उनसे फलस्तीन पर सवाल पूछा गया, मगर जवाब उन्होंने अर्थव्यवस्था में जो बुरा असर पड़ रहा है उसके मायनों में दिया। सुनिए उनसे क्या सवाल पूछे गए और उन्होंने क्या जवाब दिया। और हां, इसका हिंदी में अनुवाद मैं आधे स्क्रीन पर बताता रहूंगा। आप में से जिन लोगों का हाथ अंग्रेजी में तंग है वो हिंदी में इसका अनुवाद देख सकते हैं, जब फलस्तीन पर उनसे सवाल पूछा गया। You are a peacemaker and you did a peace in all the 9 months around the world. I would like to ask Mr. Mamdani, you've accused the US government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that? I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. And what we see right now is we're in the 9th consecutive year of more than 100,000 school children being homeless in our city. And there's a desperate need not only for the following of human rights, but also the following through on the promises we've made New Yorkers. And I appreciated the meeting we had and the work that we can do. Do you agree that President Trump did do a peace and he worked hard to make the peace? Because he worked hard to do the peace in the Middle East and everywhere. Do you agree with that? I appreciate all efforts towards peace, and I shared with President Trump that when I spoke to Trump voters on Hillside Avenue, including one of whom was a pharmacist that spoke about how President Trump's father actually went to that pharmacy not too far from Jamaica Estates, that people were tired of seeing our tax dollars fund endless wars. And I also believe that we have to follow through on the international human rights, and I know that still today those are being violated, and that continues to be work that has to be done no matter where we're speaking of. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। यानी कि ज़ोहरान ममदानी ट्रंप को चुनौती जरूर दे रहे हैं, मगर वो मुख्य धारा से जुदा नहीं है। उनके बयानों में वो कभी भी किसी अतिवादी संस्था का समर्थन नहीं करते, क्योंकि अगर कर रहे होते तो वो न्यूयॉर्क के मेयर ना होते। उन्हें जो वोट मिला है उसमें गैर श्वेत लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है, एशियाई लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, ब्लैक्स का बहुत बड़ा योगदान है, मगर हां, व्हाइट्स ने भी उन्हें बहुत बड़ी तादाद में वोट दिया है। अगर ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो अमेरिका में पैदा हुए होते तो वो अगले चुनावों में राष्ट्रपति पद के लिए भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते थे, मगर चूंकि उनकी पैदाइश युगांडा की है, लिहाजा अब वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल नहीं हो सकते। मगर हां, न्यूयॉर्क के मेयर जरूर बने हैं। बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या वो दुनिया भर के मुसलमानों और भारत के मुसलमानों के लिए प्रेरणा साबित हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये देखें कि ज़ोहरान ममदानी दरअसल हैं कौन। आपकी स्क्रीन पर वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्ट हैं, शहर के पहले मुस्लिम, पहले दक्षिण एशियाई और 100 साल में सबसे युवा मेयर बनने जा रहे हैं। वो डेमोक्रेट राजनेता और खुले तौर पर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विचार वाले हैं। हाउसिंग, वर्कर्स राइट्स, वेलफेयर और क्लाइमेट जस्टिस जैसे मुद्दों पर जोर देते हैं। जहां तक उनके मुस्लिम पहचान की बात है तो उस बारे में हमें क्या पता है, गौर फरमाया जाए।
ममदानी अपनी मुस्लिम पहचान खुलकर अपनाते हैं। चुनावों के दौरान इस्लामोफोबिक हमलों के खिलाफ खुलकर बोले। उन्होंने कभी मुस्लिम होने के लिए माफी नहीं मांगी और ना ही अपनी पहचान को छिपाया। फलस्तीन, मानवाधिकार और इमिग्रेंट जस्टिस जैसे मुद्दों पर उनकी आवाज कई मुसलमानों से मेल खाती है। तो क्या वो मुसलमानों के लिए रोल मॉडल हैं या नहीं? तो इसके दो जवाब हैं दोस्तों। किन मुद्दों पर वो मुसलमानों के लिए रोल मॉडल हैं, गौर फरमाया जाए। भारी इस्लामोफोबिया के बावजूद एक बड़े अमेरिकी शहर में ऊंचा पद हासिल किया। गैर हिंसा, बराबरी और हाशिए पर खड़े लोगों, खासकर इमिग्रेंट्स और माइनॉरिटीज के अधिकार के लिए डटे रहते हैं। मुस्लिम पहचान रखते हुए मुख्य धारा राजनीति में सफल होकर दिखाया। मगर ज़ोहरान ममदानी किसी भी कीमत पर जो मुसलमानों के अंदर कट्टर सोच है या कट्टर सोच रखते हैं, उनके लिए मिसाल नहीं हो सकते हैं। कैसे? गौर किया जाए। उनके राजनीतिक विचार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, LGBTQ के अधिकार, सेक्युलर पॉलिटिक्स, लेफ्ट इकोनॉमिक एजेंडा हर मुस्लिम समाज या धार्मिक दृष्टिकोण से मेल नहीं खाते। दुनिया भर में मुसलमान बहुत विविध हैं। एक व्यक्ति का पूरी उम्मत का मॉडल बनना अव्यावहारिक है। यानी कि ज़ोहरान ममदानी के कुछ ऐसे विचार हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें कट्टर मुसलमानों के लिए अव्यावहारिक या असहज बताते हैं। लिहाजा वो एक रोल मॉडल बन सकते हैं पढ़े लिखे और उदारवादी सोच वाले मुसलमानों के लिए। मगर हां, जैसे मैंने कहा दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि ज़ोहरान ममदानी एक मिसाल हैं जिनके करियर ग्राफ को लेकर कई लोग इंस्पायर होकर काम कर सकते हैं। मगर क्या यह भारत में संभव है? भारत के अंदर अगर आप पढ़े लिखे हैं, भारत के अंदर अगर आप मुसलमान हैं, भारत के अंदर अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाएंगे तो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से आप जेल में रह सकते हैं। कोई नहीं जानता कि आपको जेल में क्यों डाला जाएगा। हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। मगर जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि ज़ोहरान ममदानी और उमर खालिद की भी तुलना गैर वाजिब है। क्यों? क्योंकि जब नक्सलियों और सिक्योरिटी फोर्सेस में जंग होती है तो हम सब जानते हैं कि उमर खालिद कहां खड़े हैं। जब हम कश्मीरियों और भारतीय सेना के बीच जो कशमकश है, जो जद्दोजहद है, उसकी बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि उमर खालिद कहां खड़े हुए हैं। लिहाजा जब तक आपकी सोच पूरी तरह से मुख्य धारा का हिस्सा ना हो, अपने लिए मुकाम बनाना नामुमकिन है। और खासतौर से पिछले 11 सालों में गोदी मीडिया ने अपने कार्यक्रमों के जरिए मुसलमानों के बारे में जो जहर उगला है, हम ये ना भूले दोस्तों कि दुनिया कोरोना का सामना कर रही थी और हमारा मीडिया उलझा हुआ था तबलीगी जमात में, और उसके जरिए मुसलमानों के सोशल बॉयकॉट की बात की जा रही थी। कितनी शॉकिंग बात है दोस्तों। यानी कि हम कोरोना का मुकाबला नहीं कर रहे थे, कोरोना हमारे शरीर को, हमें शारीरिक तौर पर बर्बाद कर रही थी और हमारा मीडिया हमें मानसिक तौर पर, वो भी कोरोना काल में। और उसका परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। पिछले 11 सालों के प्रोपेगेंडा का यह परिणाम हो गया कि कुछ हिंदू इस बात पर विश्वास करने लगे हैं कि अगर मोदी जी सत्ता से चले गए तो मुसलमानों का राज हो जाएगा। यहां तक कि कुछ यह भी कहते हैं कि मुगलों का राज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मीडिया इस तरह के कार्यक्रम चलाता है। 15 किस्म के जिहाद पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें मुसलमानों के खिलाफ झूठ उगला जाता है। उसके बाद NBDA ऐसे चैनल्स पर कार्रवाई करती है, मगर वो चैनल्स बंद नहीं होते। 50-60 हजार रुपए का फाइन कर दिया जाता है। जो एंकर जहर उगल रहा होता है उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। और इसी का परिणाम आप अब देख रहे हैं। भारत के अंदर भी कई मुसलमान जो हैं वो लोगों में जबरदस्त लोकप्रिय हुए हैं, और जब हमने उनसे मोहब्बत की तो कभी भी उन्हें मुसलमान की निगाह से नहीं देखा। मसलन APJ अब्दुल कलाम की बात तो मैं कर ही चुका हूं। अगर हम फिल्मों की बात करें तो शाहरुख, सलमान, आमिर, इन्हें हमने कभी भी मुसलमान के तौर पर नहीं देखा। मोहम्मद अजहरुद्दीन, वो बाद में जिन भी विवादों में फंसे रहे हों, मगर वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उन्हें हमने दिल से मोहब्बत दी। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम में ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो मुसलमान हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में अहम किरदार निभाते हैं, मगर जब भी उनसे कोई गलती होती है तो एक पूरा प्रचार तंत्र उनके खिलाफ नफरत उगलने में लग जाता है।
मोहम्मद शमी इसकी आदर्श मिसाल हैं। और जब मोहम्मद शमी के समर्थन में विराट कोहली आए थे, तब आपको याद होगा भाजपा के प्रचार तंत्र के एक गुर्गे ने, जो कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था, उनकी बेटी को बलात्कार की धमकी दी थी। हम उस माहौल में जी रहे हैं। लिहाजा मैं इस बात को समझता हूं कि ऐसे समाज में अपनी जगह बनाना एक पढ़े लिखे मुसलमान के लिए भी नामुमकिन है। क्योंकि पिछले 11 सालों में क्या हो रहा है, और यहां पर मैं आपका ध्यान दो चेहरों की तरफ खींचना चाहूंगा, शाहरुख खान और आमिर खान। अगर हम आमिर खान की बात करें तो 2014 से पहले आमिर खान गुजरात भी जाते थे, उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी करते थे। नतीजा यह होता है कि उनकी फना पर बैन लग जाता है गुजरात के अंदर। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं और जब आमिर खान एक मंच पर बैठकर यह कहते हैं कि जिस तरह से देश के अंदर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, उसका परिणाम यह है कि मेरी बीवी आज यह कह रही कि हमें अपने बच्चों को विदेश भेज देना चाहिए। नतीजा यह होता है कि आमिर खान के खिलाफ भाजपा एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाती है, जिसमें स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर भी शामिल होते हैं। और कई विज्ञापन जो हैं, कई प्रोडक्ट्स जो हैं, कई औद्योगिक समूह आमिर खान से अपना हाथ खींच लेते हैं। आमिर खान पर लगातार दबाव बढ़ता रहता है और आज की तारीख में आमिर खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त बन गए हैं, उनके 75 साल होने पर बधाई देते हैं। तो ये तो आमिर खान थे जो पॉलिटिकल मुद्दों में दखल रखते थे। शाहरुख कभी भी किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर नहीं कहते थे, मगर फिर उनके बेटे को एक झूठे केस में फंसाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब प्रधानमंत्री के 75 साल पूरे होते हैं तो शाहरुख खान उन्हें बधाई देते हैं। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि बीच में उनकी जवान फिल्म भी आई थी, और उस जवान फिल्म के अंदर एक छोटा सा संदेश वो जनता को देते हैं कि धर्म के आधार पर वोट ना दो, अपने वोट की ताकत को पहचानो। इस तरह का संदेश उन्होंने दिया था। मगर हकीकत यह भी है कि जब से उनके बेटे को एक ड्रग्स केस में फंसाया गया है, शाहरुख खान के तेवर बदल गए हैं। और यह वो शाहरुख खान है जो पॉलिटिकल मुद्दों पर अपनी बात नहीं रखते। लिहाजा अगर आप मुसलमान हैं और अगर पिछले 11 सालों में आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे, तो आपके लिए आने वाले वक्त में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से मुश्किलात पैदा होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं ज़ोहरान ममदानी का भारत में होना न के बराबर है। यानी कि एक ऐसा मुसलमान जो पूरी जनता में लोकप्रिय हो, जिसे जनता अपने नुमाइंदे के तौर पर चुने, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री तो खैर बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की कौड़ी है। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि आगे का रास्ता क्या है। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था? ज़ोहरान ममदानी और एपीजे अब्दुल कलाम में समानता क्या है? शिक्षा। दोनों निहायत ही शिक्षित लोग हैं। आगे का रास्ता शिक्षा है और उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आप समाज में अपनी जगह बनाएंगे। और ये जो जहरीली सोच है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल हम इस सोच से बाहर निकलेंगे। आज नहीं तो कल जो लोग पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, उन्हें इस बात का आभास होगा कि वो न सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, बल्कि अपने बच्चों और अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा चाहे हिंदू हो या मुसलमान, शिक्षा से दूर ना रहें। कोशिश करते रहें, पढ़ते रहें। अपने अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो गुस्सा है, उसे सकारात्मक चीजों में लगाएं, पॉजिटिव चीजों में लगाएं। क्योंकि दोस्तों बहुत आसान है भटक जाना, बहुत आसान है गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर जाना जिससे न सिर्फ आप बदनाम होंगे, आपका परिवार बदनाम होगा और उसके जरिए पूरा समुदाय बदनाम होगा। मसलन हेमंत बिस्व शर्मा ने क्यों कहा कि भाई पढ़ने लिखने के बाद भी ये लोग यही हरकतें करेंगे? कहने को महज 4 या 5 मिसालें थी, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से भी कईयों को रिहा कर दिया गया, क्योंकि उन्हें एक मौका मिल जाता है, एक मिसाल सामने आती है और उसे पूरे समुदाय के साथ जोड़ दी जाता है। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए ये चेहरे पकड़े गए थे, और ये हिंदू हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। इससे पहले विशाखापट्टनम में, जहां तक मुझे याद है, 10-12 लोग पकड़े गए थे, और वो भी
पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे और वो सब हिंदू थे। इनफैक्ट आपको याद होगा, यह पुराना वीडियो है अजीत डोभाल साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए जो जासूसी करते हैं उनमें से अधिकतर हिंदू हैं। पुराना बयान है, मगर यह उन्होंने कहा था। सुना जाए। And let me tell you one small thing, now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. If you see all the number of cases from 1947, which have been these things under the official secret act and the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, so more than 4,000 cases, probably not even 20% would be Muslims. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims with us and we will make it a great country. कहने का अर्थ साफ है, यहां चीजें दिख रही हैं, मगर यह समाज दोहरे मापदंड का शिकार है, दोगलापन है। हर चीज को हम धर्म की निगाह से देख रहे हैं, जिसके चलते हमारे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो रही है और एक उदारवादी सोच ही हमें इससे बाहर निकाल सकती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इसीलिए अगर आप समाज में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि शिक्षा के दामन को कभी ना छोड़ें, रूढ़िवादी सोच से खुद को जुदा रखें, उदारवादी सोच को अपनाएं, पढ़ें और लिखें, अपने इतिहास से लगातार रूबरू होते रहें। क्योंकि जब तक आप ये तमाम चीजें करते रहेंगे, आप आने वाले दिनों में अपने आसपास कई लोगों के लिए, और आसपास ही क्यों, पूरे देश के लिए मिसाल साबित हो सकते हैं। और मेरा मानना है कि यह वक्त बदलेगा, जरूर बदलेगा, यकीनन बदलेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।